Hello everyone. First of all, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss the types of molecule undergoing Raman spectra, pure rotational Raman spectra, intensities and advantages. ये आपका लास्ट लेक्चर है आपका रमन स्पेक्ट्रा का। देन हमारी कंप्लीट स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाएगी। वाइब्रेशनल रोटेशनल वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। नहीं देखी है तो आप चैनल प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे तो अलग से प्लेलिस्ट आपकी BSc 5th सेमेस्टर के नाम से फिजिकल केमिस्ट्री, तो उसमें आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ओनली आपकी जैसे टू सेक्शन थे हमारे, एक सेक्शन कंप्लीट हो गया स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला, ठीक है। और जो 2 यूनिट और बच गई आपकी, उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, इसके पहले हमने जो 3 पॉइंट्स थे वो डिस्कस कर लिए थे कि रमन स्पेक्ट्रा क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है। विद द हेल्प ऑफ हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी वो भी एक्सप्लेन कर लिया था। देन पोलराइजेशन इफेक्ट वाला भी एक्सप्लेन कर लिया था। अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल आपके रमन स्पेक्ट्रा को एग्जिबिट करेंगे, क्या कंडीशन होती है उनके एक्टिव होने के लिए, इनएक्टिव के लिए। बाद में हम एक रूल देखेंगे, फिर देखेंगे प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए क्या वैल्यू होती है, ठीक है। इंटेंसिटीज एडवांटेजेस क्या होता है इसका, ठीक है। और ये आपको पता है कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होता, सभी जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम उसमें क्या होता है, रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करके आगे, बट इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये हमने डिस्कस कर लिया था। स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन, रेलिंग लाइंस क्या होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो आप देख सकते हो इनको। अब देखिए कि रमन स्पेक्ट्रा है ना, इसको अगर आपके मान लो हम बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल एक्टिव है, ये इनएक्टिव है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो जो भी मॉलिक्यूलर रोटेशन कर रही है, वाइब्रेशन है, तो रमन एक्टिव होने के लिए वहाँ पे क्या होना चाहिए, चेंज इन द पोलराइजेबिलिटी, जिसमें पोलराइजेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या होना चाहिए, चेंज इन पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे हमने IR में देखा था कि चेंज इन क्या होना चाहिए आपका, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का चेंज होना चाहिए। अगर डायपोल मोमेंट 0 है तो IR वो इनएक्टिव है। तो वैसे ही रमन स्पेक्ट्रा के लिए पोलराइजेबिलिटी चेंज होनी चाहिए मॉलिक्यूल की। अगर वो चेंज नहीं हो रही तो आई थिंक आप पोलराइजेबिलिटी के मीनिंग से जानते होंगे, नहीं पता तो आप कमेंट कर देना। ये तो सिंपल वर्ड है, क्या मीनिंग है इसका, ठीक है। तो पोलराइजेबिलिटी मॉलिक्यूल की चेंज होनी चाहिए। अगर चेंज हो रही है तो वो रमन एक्टिव है, नहीं तो वो इनएक्टिव है। वैसे आप देख सकते हो, जैसे हम रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा देख रहे हैं, तो पोलराइजेबिलिटी वो एक दो टाइप की हो सकती हैं, आइसोट्रोपिक, एक अनआइसोट्रोपिक होती है। आइसो मीन्स सेम डायरेक्शन में, अनआइसोट्रोपिक डिफरेंट। वो डिपेंड करती है, ये जो पोलराइजेबिलिटी है ना मॉलिक्यूल की, वो मस्ट किसके ऊपर डिपेंड करती है, ओरिएंटेशन कैसी है मॉलिक्यूल की। मान लो आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और उसके रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल की डायरेक्शन, ओरिएंटेशन क्या है, तो ये जो पोलराइजेबिलिटी है मॉलिक्यूल की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मेनली आपके ओरिएंटेशन के ऊपर, मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन, और किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया उसके, जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसके रिस्पेक्ट में हम ओरिएंटेशन देखते हैं मॉलिक्यूल के। अब ये देखा होगा जितने भी आपके डाइएटोमिक मॉलिक्यूल है या आपके लीनियर मॉलिक्यूल हैं, वो सारे रमन आपके एक्टिव होते हैं, ठीक है। वो अनआइसोट्रोपिक नेचर, जैसे आपका CO2 है, या आप जो भी लीनियर लेना चाहो। और जितने भी स्पेरिकल टी मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, जैसे CH4 है, CCl4 है, वो नहीं देते, क्योंकि उनके अंदर वो 0 होती है आपके, एनाई मीन्स पोलराइजेबिलिटी चेंज ही नहीं होती, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या देखने, आपको क्या मिलेगा कि डिफरेंट एग्जांपल्स दे देंगे और ये पूछ लेंगे रमन बताओ ये एक्टिव है, इनएक्टिव है। तो ये आपको कंडीशन याद होनी, पोलराइजेबिलिटी। IR का हो तब भी आप क्या देखोगे, डायपोल मोमेंट का चेंज, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट का चेंज हो रहा है तो IR हो जाता है एक्टिव, नहीं तो इनएक्टिव। अब एक रूल भी होता है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन का। म्यूचुअल का मतलब क्या है कि अगर आपका IR एक्टिव है वो, तो रमन आपका इनएक्टिव मिलेगा, अपोजिट थिंग्स हैं ये, ठीक है। तो जैसे हम लीनियर कोई, जैसे CO2 का एग्जांपल ले लो आप, लीनियर है, आपको पता है डायपोल मोमेंट का कोई चेंज नहीं होता। तो आप रमन का ले लो और IR का, तो IR में पता है कि डायपोल मोमेंट का कोई चेंज, लीनियर होता है तो चार्ज इंटू डिस्चार्ज, कोई सेपरेशन नहीं है, तो ये IR में आपका क्या होता है, इनएक्टिव। तो इसमें कंडीशन क्या बोलता है, रूल ऑफ म्यूचुअल, तो IR में अगर इनएक्टिव है ना, तो वो रमन में क्या होता है आपका, एक्टिव होता है। पोलराइजेबिलिटी चेंज होती है मॉलिक्यूल की, या अपोजिट होता है, ठीक है। ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की बात करें, अलग अलग पढ़ी थे ना हमने, एक सिमेट्रिक होती है, एक आपकी बेंडिंग होती है, एक एसिमेट्रिक स्ट्रेच होती है। एसिमेट्रिक में हम क्या देखते हैं कि IR में चेंज आ जाता है, तो मीन्स डायपोल मोमेंट में थोड़ा बहुत चेंज आता था, लिटिल बिट, तो वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और जब बेंड करते हैं तब भी वो डायपोल मोमेंट मीन्स चेंज आता है, चेंज, तो ये आपका एक्टिव, तो ये एक्टिव है तो मीन्स ये आपका इनएक्टिव मिलता है। तो ये क्या करने की कोशिश, कोई भी मॉलिक्यूल आपका, जैसे ये IR एक्टिव था तो ये इनएक्टिव है, अपोजिट चलते हैं ऐसे।
अब हम एक प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, जैसे हमने देखा कि रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू देखी थी क्या होनी चाहिए, तो वैसे ही सिलेक्शन रूल होता है ये प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के लिए, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए 0 या +-2। जो चेंज इन डेल जे की वैल्यू है वो या तो 0 होनी चाहिए या +2 हो या -2 हो। ठीक है, ये 3 वैल्यू हो सकती हैं आपकी, 0, +2, -2। 0 का हमें पता है क्या होती है, रेलिंग लाइंस, -2 स्टोक्स वाली और +2 आपके एंटी स्टोक्स वाली। ठीक है, तो वी बार जो हम देखते हैं वो रोटेशनल जो एनर्जी की वैल्यू जैसे वेव नंबर में एक्सप्रेस, तो वो कितनी आई थी आपकी, सिंपल BJ × J+1 आई थी, ये आपने देखा भी होगा। अब इसमें हम चेंज निकालते हैं तो क्या करते हैं, J को रिप्लेस कर देंगे J+1 से, तो J+2 माइनस में यही वाले टर्म, तो J इंटू में J+1, जब मल्टीप्लाई करोगे सोल्व करोगे, अगर ये तो सिंपल डेल जे के लिए, डेल जे की वैल्यू अगर +2 के लिए लिखाओगे तो वहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा, चेंज इन डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जैसे 2 है तो यहाँ से J डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, J+2। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो इसको जब सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास B × 4 J+6, और वेव नंबर की आपको यूनिट पता है सेंटीमीटर इनवर्स। और जो J की वैल्यू +2 होती है ना, उसको हम S ब्रांच लाइन भी बोल सकते हो आप, ऐसे जैसे उसमें हमने PQR देखी थी ना, वैसे आप इसको S ब्रांच लाइन भी बोल सकते हो। तो ये तो हमने वो तो देख लिया था सेपरेशन, तो ये तो रूल देखे आपने और कौन से मॉलिक्यूल आपके एग्जिबिट करेंगे। ठीक है, इतना देख लिया। अब हम नेक्स्ट है आपका इंटेंसिटी, कि जो इंटेंसिटी होती है प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा किस पे डिपेंड करती है, ये हमने उसमें भी बताया था, आपका डिस्कस किया था कि जो इंटेंसिटी है ना वो बेस होती है पॉपुलेशन कितनी है एनर्जी लेवल की, और वो हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन होती है, वो 2J+1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटू E⁻−EJ/kT, बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग देखते हैं ना, वैसे ही। तो हम देखते हैं कितने रोटेशनल लेवल आपके पॉपुलेटेड हैं किसी गिवन टाइम में, तो आपका ट्रांजिशन, तो इंटेंसिटी देखते हैं स्टोक्स की और एंटी स्टोक्स की अप्रोक्सीमेटली इक्वली होती है। ये हमने रूल देख लिया क्या कंडीशन है। अगर प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा के लिए आप देखोगे वो रोटेशनल था, वाइब्रेशनल के लिए देखोगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, रोटेशनल के लिए था ना ये J × J+1, क्योंकि हमें क्या देखना है कि रमन दोनों के लिए देखते हैं, आपका वाइब्रेशनल रमन वाला भी देखते हैं और रोटेशनल रमन भी। तो हमने क्या देखा है, रोटेशनल में ये थी एनर्जी, वाइब्रेशनल में एनर्जी की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, V+1/2 इंटू में ω/E। वाइब्रेशनल रोटेशनल के लिए माइनस में V+1/2 का स्क्वायर इंटू में ω/XC होता है। वाइब्रेशन के लिए आपने देखा था सिलेक्शन क्या होता है, +-1 और +-2 होता है। ठीक है, हमने दो आपने ये देखा भी था, फंडामेंटल और एक देखा था ओवरटोन। ओवरटोन के लिए वैल्यू आती है 1-3x इंटू, ये आप देख सकते हो सिंपल, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। और ये आपको पता है कि टोटल आप रमन करोगे तो वो इंसिडेंट कितनी होती है, फंडामेंटल। ओवरटोन हमने बता दिया था कि इंटीग्रल मल्टीपल होता है वो फंडामेंटल का, भाई 0 टाइम 2 टाइम 3 4 ऐसे। ठीक है, तो ये तो हमने देखा वाइब्रेशनल रमन के लिए। वैसे ही अगर रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन हो तो उसमें क्या आ जाएगा, रोटेशन वाला भी पॉइंट, रमन वाला भी, वाइब्रेशन वाला भी, तो उसके लिए ऐसे आ जाए आपका VJ × मीन्स आपको रोटेशनल भी लेना है वाइब्रेशनल भी लेना है। तो रोटेशनल के लिए क्या एनर्जी की वैल्यू होती है, J × J+1। वाइब्रेशन के लिए क्या होती है, V+1/2 ω/E माइनस में V+1/2 का स्क्वायर ω/XC, तब ये वैल्यू आ जाएगी। और ये आपको पता है कि वाइब्रेशन के लिए सेक्शन रूल +-1, J के लिए क्या होता है 0 +-2 हो जाता है। इसके अंदर ही हम लाइन की डिस्कस करते हैं, Q ब्रांच होती है, S ब्रांच और O ब्रांच। अगर डेल J की वैल्यू 0 है तो Q ब्रांच, अगर +2 है तो उसको हम S ब्रांच बोल देते हैं, और -2 है तो आपको इसको O ब्रांच बोल देते हैं। ठीक है, तो आप QSO ब्रांच के अकॉर्डिंग देख सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। 0 वाले में क्या कर दोगे आप, इसकी वैल्यू डेल जे वाले में V की 0 कर दोगे तो क्या बचेगा, 1-2x इंटू ω/E, जो यहाँ से निकाला है वहाँ पे +2 पुट कर देंगे और -2, सिंपल फॉर्मूले में। ठीक है, जो इक्वेशन 1 है, तो इस ये देख लिया हमने, ये चीज़ तो आपकी डिस्कस होगी। अब लास्ट जो पॉइंट आपका एडवांटेजेस ऑफ रमन स्पेक्ट्रा, एक ये क्या होता है कि जैसे रमन स्पेक्ट्रा है ना, उसको हम जो लाइट विजिबल रेंज में भी ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे IR के लिए तो IR रेडिएशन चाहिए, ठीक है, UV के लिए आपका अल्ट्रावायलेट। तो इसमें क्या होता है, जो विजिबल रेंज है इसके लिए कोई स्पेसिफिक सोर्स की जरूरत नहीं है आपको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, आप सिंपल जो विजिबल रेंज है उसमें देख सकते हैं, इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो इसका ये हो जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाता है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ना, लाइक H2 है, N2 है, O2 है, CO2, वो भी आपके रमन स्पेक्ट्रा एग्जिबिट करते हैं। और हमने क्या देखा था कि IR में जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि वहाँ पे डाइपोल मोमेंट का चेंज नहीं होता, बट वो रमन एक्टिव होते हैं। तो ये भी एक अच्छी कंडीशन है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी आपके रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम डिडक्शन करते हैं। ठीक है,
और ये हम ऑप्टेन कर सकते हैं चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैसियस के लिए। लेकिन हमने क्या देखा था कि आईआर में सिर्फ आपका सॉलिड और लिक्विड का ही हम कर सकते हैं ऑप्टेन, गैस के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसके और एक्सपेरिमेंटेशन जो मेथड वो भी इजी होता है, सिंपल। आपको ये लाइट सोर्स लेना है, यहाँ पे अपने जो स्लिट भाई सिंगल हो जाए फिर, और यहाँ पे जो भी आपके लेंस वगैरह लगे होते हैं, जैसे पर यहाँ पे हम देखते हैं फोटोग्राफिक फिल्म वगैरह। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी काफ़ी ईजी होता है इसका, तो वो भी आपका 2 मार्क्स में पूछ लिया एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो सिंपल करोगे, आपका जो भी आपका लाइट सोर्स है, ये एज ए सैम्पल सेल में से लाइट आ रही है या लाइट यहाँ पे टकराई, इस पर स्लिट लगा रखी है, लेंस में से गई कन्वर्ज हो प्रिज्म, यहाँ पे आपको फोटोग्राफिक फिल्म मिल जाती है, किसी भी आपको उसकी देखनी है। हम इसमें क्या मेजर करते हैं कि स्केटर्ड रेडिएशन कितनी हुई है, उसको अमाउंट मेजर करते हैं। ठीक है, और ये तो अपने को पता है कि जो फ्रैक्शन ऑफ लाइट स्केटर होती है ना, वो लो होती है वेरी रमन लाइंस में जो हम ऑब्टेन करते हैं ना वो। तो डिडक्शन भी एक पावरफुल हमें एक्साइटिंग सोर्स की जरूरत पड़ सकती है। लाइक हम मर्करी डिस्चार्ज लम्प वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। आजकल तो उसको मर्करी डिस्चार्ज लम्प से ही रिप्लेस कर दिया गया है, जैसे लेजर्स। तो ये भी, और ये इसके एडवांटेजेस हैं। तो 2 मार्क्स में एडवांटेजेस में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप से पूछ सकते हैं, पॉलिजिबिलिटी से पूछ सकते हैं, एग्जांपल देके टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल कौन सी अंडरगोइंग करेंगे रमन स्पेक्ट्रा को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आई होप आपको ये स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला समझ आया होगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।